गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर देख रहे हैं। आयरन का मेटलर्जी देख लिए थे, अभी कॉपर के मेटलर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉपर का मेटलर्जी हालांकि ज्यादातर महत्वपूर्ण आयरन और कॉपर ही होते हैं। एल्युमिनियम महत्वपूर्ण नहीं के बराबर होते हैं, रेयरली कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन उन सब में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए, आयरन कॉपर और एल्युमिनियम में इन तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेटलर्जी किसका होता है, तो आयरन का मेटलर्जी महत्वपूर्ण होता है। तो चलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं उसी के बारे में बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी मेटल का अगर एक्सट्रैक्शन करना हो तो कम से कम उसके दो ओर का नाम आपको अवश्य ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर स्टार्ट किया है तो सबसे पहले उसके ओर का नाम है, नेम ऑफ ओर आप बात करेंगे तो ये कॉपर पायराइट CuFeS2। ये कॉपर के क्या हो चुके हैं, ये ओर हो चुके हैं। ये कॉपर के कुछ ओर का नाम मैंने लिखा है, नेम ऑफ ओर, यहाँ पे लिख देता है ओर ऑफ कॉपर। ये कॉपर के कुछ ओर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ ही देखते चलेगा। कॉपर के ओर में सबसे पहला कॉपर पायराइट लिया CuFeS2, मेरे साथ याद कीजिएगा। कॉपर के मुख्य ओर कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। कॉपर के मुख्य ओर कॉपर पायराइट, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। दूसरा ओर की अगर बात कीजिएगा तो कॉपर ग्लास, जिसे CO2S भी आप लिखते हैं। तीसरा और क्यूप्राइट Cu2O, और चौथा मेलाकाइट CuCO3.COH का उल्टो। इसके बाद भी होते हैं एजोराइट और। आपको ज्यादा और नहीं याद रखना है, दो और के नाम अवश्य होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन देते हैं और उन 2 नंबर के क्वेश्चन में बोलते हैं कि तांबे के 2 और का नाम लिखे, 2 एस्को का नाम लिखे, तो कम से कम एक 2 तो याद रहेगा ना, कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास। CuFeS2 और Cu2S, ये कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास, ऐसा मैंने और का नाम लिखा। चलेगा, एक लाइन। अब चीफ ओर ऑफ कॉपर, कॉपर के जो मुख्य एस्क होते हैं वो कौन होते हैं, कॉपर पायराइट। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि कॉपर के बहुत सारे ओर होते हैं, लेकिन उनमें अगर चीफ ओर की बात किया जाए, मुख्य ओर की बात किया जाए, कॉपर का मुख्य एस्क कौन सा होता है, तो कॉपर का मुख्य एस्क होता है कॉपर पायराइट। यानी ये जो कॉपर पायराइट आप देख रहे हैं, ये आपका चीफ ओर है, ये मुख्य एस्क है। कॉपर पायराइट या कॉपर के मुख्य एस्क होते हैं। तो मेरे विचार से आपको इनमें से 2 ओर का नाम याद हो गया होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का निष्कर्षण अगर करेंगे, तांबे का निष्कर्षण अगर हम करते हैं, इसमें सबसे पहले तांबे के ओर का नाम लिखेंगे। एक कॉपर पायराइट CuFeS2 जो हमारा मुख्य एस्क होता है, और एक जनरल एस्क लिया जाए कॉपर ग्लास Cu2S। इसके अलावा भी हमारे एस्क होते हैं क्यूप्राइट Cu2O, मेलाकाइट CuCO3.COH का उल्टो। हमने नीचे लाइन मेंशन कर दिया है कि चीफ ओर ऑफ कॉपर इज कॉपर पायराइट। कॉपर का मुख्य एस्क कौन होता है, कॉपर पायराइट होता है। चलिए, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज आप बताइए मेरे को, कॉपर पायराइट में देखिए सल्फर नामक अशुद्धि है। कॉपर पायराइट में सल्फर नामक अशुद्धि है, और आपको याद होगा सल्फर की अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग लगाते हैं फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फर नामक अशुद्धि को हटाने के लिए जिस ओर में भी सल्फर होता है, आपको याद होगा फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। फेन प्लवन विधि का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। तो कॉपर पायराइट में आप देखिए सल्फर नामक अशुद्धि है, इसका मतलब इसमें फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस तो निश्चित रूप से लगाएंगे, तो यहाँ पे फेन प्लवन विधि लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला शुद्धिकरण का जो तरीका है, हमने लाइन लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब एस्को का सांद्रण, एस्को का शुद्धिकरण की पहला प्रक्रिया बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सबसे पहले फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। फेन प्लवन विधि आपको पता होगा, एक बड़े से कंटेनर बनाते होंगे, पढ़ाई थे, एक बड़े से बर्तन बनाते होंगे, 2 बर्तन ऐसे ऐसे बाल्टा बनाते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाल्टा बनाते रहते हैं, और इसमें एक पाइप से हवा छोड़ने के लिए बनाएंगे, और इसमें मटेरियल सब डालते रहते हैं। एयर से डालते हैं, कॉपर पायराइट डालते हैं, पानी डालते हैं, पाइन ऑयल डालते हैं, इथाइल जेनफ्लुइड डालते थे, साथ में हवा का झोंका डालते थे, जिससे यहाँ पे झाग बनता था, अशुद्धि नीचे बैठ जाता था, और वो जो हमारा सल्फाइड के साथ जो ओर है, वो कॉपर सल्फाइड मेनली ऊपर चला जाता था, उस फेन के साथ चला जाता था। फेन को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर डालते थे, तो वो सब करके, और यहाँ से जैसे फेना इकट्ठा होता था ना, तो ये फेना इस बर्तन से इस बर्तन में आ जाता था। अब यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते थे, जिस फेना को हल्का सा प्रेशर देने के बाद वो फेना फूट जाता था, और हमारा सल्फाइड और मुख्य रूप से यहाँ पे बच जाता था। तो वो पूरा का पूरा, मतलब वो डिटेल स्टडी था किसका,
ये फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस का। लेकिन यहाँ पे तो मुझे कॉपर पढ़ना है, यहाँ पे बस हल्का सा हिंट दिए है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का शुद्धिकरण जो करते हैं, ओर का सांद्रण जो करते हैं बाय फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस, सल्फाइड चूंकि उसमें है, कॉपर पायराइट में CuFeS2 आप फार्मूला जानते हैं, तो उसमें सल्फाइड है, और सल्फाइड ओर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले उसमें ये फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा, वही लाइन मैंने लिखा। चलेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का कॉन्सेंट्रेशन बाय फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस फेन फ्लोवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब फेन फ्लोवन विधि में क्या क्या लिया जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जिसका शुद्धिकरण करना है वो और तो लेंगे ही, झाग पैदा करने के लिए पानी और ये पाइन वाइन, ये दोनों लेते हैं, या टर्पेंटाइन वाइन लेते हैं, प्लस एयर लेते हैं, और साथ में इथाइल जैंथोएट इसलिए लेते हैं कि झाग हमारा जल्दी फूटे नहीं, झाग हमारा मजबूत हो। इथाइल जैंथोएट है, उतना ज्यादा बहस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और लीजिए, पानी लीजिए, पाइन वाइन लीजिए, और साथ में एयर लीजिए, इन सबको मिला करके और उसमें हवा का झोंका मारते रहते हैं, यही एयर हवा का झोंका देते रहते हैं, फेना बनते जाता है। फेना पे क्या होता है ना, हमारा और फेना के वो जो बुलबुला होता है, उस बुलबुला के ऊपर में वो और जमा हो जाता है और वो ऊपर उठने लगता है। तो हमारे तमाम शुद्धि और के जो है वो ऊपर आने लगते हैं, और अशुद्धि सब पानी में, पेंदी में नीचे में बैठा हुआ रहता है। देन सल्फाइड ओर इन फ्रोथ, तब हमें फ्रोथ में उस जो झाग होता है, झाग में कौन सा और मिल जाएगा, सल्फाइड और मिल जाएगा। तो सबसे पहले सल्फाइड ओर होने के कारण सल्फाइड ओर के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगाते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ओर डालो, पानी डालो, पाइन वाइन डालो और एयर डालो, इन सबके मिलाने से जो झाग उत्पन्न होगा उस झाग में हमें मिलेगा सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर मिल जाएगा। बोले यहां तक की लाइन को समझे हैं? ये दो पेज मैंने पढ़ाया है, ये और ये, बोले ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गया ना? ये दोनों लाइन आपको आ जानी चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला पेज में। मेनली कॉपर के एक्सट्रैक्शन में रिएक्शन होते हैं, मेनली कॉपर के एक्सट्रैक्शन में रिएक्शन होते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे सल्फाइड और हमारा आ चुका है, देखिए हमारा कॉपर सल्फाइड यहाँ पे आ चुका है, ये हमारा कॉपर सल्फाइड है। तो इसी को मैंने शुद्धिकरण करना है। तो इसके जो छोटे मोटे अशुद्धि थे, हल्के फल्के अशुद्धि थे, वो निकल चुके हैं। अब इसका करते हैं हम लोग रोस्टिंग, और आपको याद होगा रोस्टिंग में बिना पिघलाए ओर को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में गरमाया जाता है मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, ताकि पिघले नहीं। तो रोस्टिंग इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में। खुले वातावरण में करते हैं तो रोस्टिंग होता है, और बंद बर्तन में करते हैं तो कैल्सिनेशन होता है। खुले वातावरण में कहने का मतलब यह है कि बर्तन अगर खुला रहेगा तो उसे जितना भी ऑक्सीजन की जरूरत होगा, जो भी अशुद्धि है उसमें ऑक्सीजन को लेकर के, और अब फटाफट वो गैस बना के बाहर निकल जाएगा। तो इसी कारण से रोस्टिंग इन एयर, एयर में रोस्टिंग किया जाता है इन रेवर्बरेटरी फर्नेस। ये रेवर्बरेटरी फर्नेस भट्टी का नाम है, हत्या भट्टी। तो रोस्टिंग किया जाता है, मतलब ये ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में रेवर्बरेटरी फर्नेस में, इस रेवर्बरेटरी फर्नेस ये भट्टी का नाम है, जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उसको गर्म किया जाता है। जो हमारा कॉपर पायराइट आया है, मतलब ये फ्रुट फ्लोटेशन के बाद, फ्रुट फ्लोटेशन के बाद जो हमें कॉपर पायराइट मिला है, उसको हम लोग रेवर्बरेटरी फर्नेस में डाल के और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उसे गरमाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो वायुमंडल का ऑक्सीजन उसमें उपस्थित सल्फर को SO2 गैस बना के बाहर निकाल देता है। फिर इसी तरह से आर्सेनिक और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के AS2O3 ये भी निकल जाता है, और हमारा बचता है मेन और CuFeS2। CuFeS2 यही हमारा मेन है। हम इसी के लिए परेशान है, यही हमें निकालना है, कॉपर, ये हमें निकालना है। तो CuFeS2 जो होता है ना, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2S बनाता है, और FeS बनाता है, और साथ में SO2 बनाता है। अब देखिए, ये CO2S और ये FeS यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। बहुत सारी गैस, देखिए ये SO2 गैस बन के निकल गया, SO2 गैस बन के निकल गया, ये हल्के अशुद्धि है, ये बाहर हो जाएगा। तो हमें CO2S और FeS हमें इकट्ठा मिल जाएगा बर्तन में। तो देखिए यहाँ के तमाम कॉपर अभी CO2S और FeS के रूप में उपस्थित है। अब ये कॉपर है, तांबा है, ये भी भारी है, ये FeS ये भी आयरन है तो भारी है। तो हमारे शुद्धि के साथ अशुद्धि भी है, ये FeS हमारे लिए अशुद्धि है, ये आयरन सल्फाइड जो है इस कॉपर के साथ अभी मिले होते हैं, ये अशुद्धि होता है।
अब इसको ज्यादा गर्म कीजिएगा ना, तो ज्यादा गर्म करने के बाद ये CO2S और FeS के पिघलने लगेगा। पिघलने लगते हैं ना, इसे हम लोग बोल देते हैं कॉपर माटी। कॉपर माटी ये पिघलने जब लगते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं CO2S और FeS जब मोल्टन स्टेट में होते हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉपर माटी। तो देखिएगा इसे आगे का लाइन, ये CO2S और FeS हमें आ चुका है। अब इसमें जो FeS है ना, वो O2 से रिएक्शन करके FeO बना लेते हैं और साथ में SO2 गैस बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास FeO बन जाता है। और जो FeO यहाँ पे बना है, यही बात कर रहे हैं। ये सब हमारे साइड हो गए, ये भी हमारे साइड हो गए। हमारे बर्तन में अभी उपस्थित है मात्र ये उपस्थित है, हमारे बर्तन में ये उपस्थित है। तो इसको अभी ऑक्सीजन से और रिएक्शन करवाते हैं, और अगर गर्म करवाते हैं तो गर्म करवाने के बाद ये CO2S और FeS ये दोनों गर्म होगा। तो गर्म करने के बाद ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जो FeS होता है ना, वो FeS O2 से रिएक्शन करके FeO बना लेता है, और साथ में जो सल्फर होता है ना, वो SO2 गैस बना के फिर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो FeO यहाँ पे बना है ना, वो FeO यहीं पे आया है। FeS O2 से रिएक्शन करके FeO और SO2 बना लिया, और जो FeO बना है वो FeO फिर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और SiO2 बालू बाहर से हम लोग मिलाते हैं। देखिए अक्सर क्या किया जाता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, धातु के निष्कर्षण में अक्सर अशुद्धि को बाहर किया जाता है, लेकिन तांबे के मेटलर्जी में अक्सर अशुद्धि को डाला जाता है, और अशुद्धि के रूप में किसी और अशुद्धि को नहीं डालते। ये सिलिका नाम के अशुद्धि को डालते हैं, SiO2 को डालते हैं। और SiO2 क्या काम करता है, फ्लक्स की तरह काम करता है। और फ्लक्स का बात आयरन के मेटलर्जी में आप पढ़े होंगे। फ्लक्स का काम होता है कि इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना, आसानी से कम ही टेम्परेचर पे उसे पिघलाने के लिए बाध्य कर देता है। तो जो FeO होता है ना, FeO वो SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 बना लेता है। तो देखिए FeS हमारा अशुद्धि है, ये अशुद्धि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO बनाया, साथ में SO2 बना लिया। अब ये आयरन के जो कंपोनेंट होते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज्यादा ही होते हैं। ये बोलते हैं मेरे को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब हम लोहा पिघलने की बात करेगा। लेकिन उसमें जब बालू मिला दिया जाता है, जो कि फ्लक्स की तरह काम करता है, जैसे सब्जी को आसानी से पिघलाने के लिए, आसानी से गलाने के लिए उसमें नमक मिला देते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से FeO में जब SiO2 मिला दिया जाता है ना, तो आसानी से ये लोहा पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद FeSiO3 बना लेता है, जो स्लैग होता है, जो पिघला हुआ अशुद्धि होता है। ये पिघला हुआ अशुद्धि हमारा अलग हो जाता है। अब फिर से लिखा मोल्टन मिक्सचर ऑफ FeS, ये जो हमारे अभी यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है, FeS और जो CO2S है, इसी का जो पिघला हुआ मिक्सचर होता है, इसी का CO2S और FeS, यही मैंने लिखा है। याद देखिए CO2S और FeS यही लिखा है, मोल्टन मिक्सचर ऑफ FeS एंड CO2S नॉन एज कॉपर मैटी। हमने उसी टाइम बोला था कि FeS और CO2S का जो पिघला हुआ मिक्सचर होता है, ज्यादा गर्म करने के बाद जो पिघलने लगते हैं, तो पिघला हुआ मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर मैटी। अब देखिएगा लाइन, बेसेमराइजेशन जो हमें यहां से प्राप्त हुआ है, हमें जो यहां से प्राप्त हुआ है, पिघले अवस्था में ये सब ले चुके हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर मैटी। और अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं बेसेमराइजेशन, जो बेसेमर कन्वर्टर में किया जाता है। तो बेसेमराइजेशन इन बेसेमर कन्वर्टर, ये भट्टी का नाम है बेसेमर कन्वर्टर, जिसका लाइनिंग क्या होता है, वो भट्टी का नाम होता है बेसेमर कन्वर्टर। और भट्टी के अंदर में जो लाइनिंग के होते हैं ना, वो लाइनिंग ऐसे किए होते हैं, लाइनिंग के होते हैं लाइन से, या नहीं तो आप बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से, अंदर में लेयर चढ़ाया हुआ रहता है भट्टी के अंदर में। हालांकि स्टील का बना हुआ भट्टी होता है, लेकिन इसके अंदर में लेयर चढ़ाए हुए रहते हैं, लाइन का या नहीं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अंदर में लेयर चढ़ाए रहते हैं, जिसमें मोल्टन माटी डालते हैं। मोल्टन माटी का मतलब क्या हुआ, ये और ये पिघला अवस्था में रहता है, उसी को डाल देता है, मोल्टन माटी यही हुआ। ये इसी को जब पिघला देता है तो मोल्टन माटी बन जाता है। तो ये जो हमारा बर्तन होता है, वो बर्तन में लाइनिंग क्या होता है, अंदर से परत चढ़ाया हुआ रहता है, लेयर चढ़ाया रहता है लाइन का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसमें बर्तन में क्या डालते हैं, मोल्टन माटी को डाल देते हैं और बालू डाल देते हैं, और साथ में कुछ एयर डाल देते हैं। एयर डालने का मतलब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा डालते हैं। तो जब पिघला अवस्था में रहते हैं, FeS O2 से रिएक्शन करके FeO और SO2 बना के गैस बना के बाहर निकाल लेता है। ये जो FeO है, ये पुनः FeO यहां से यहां जाएगा, यहां से FeO यहां आ गया, और फिर वो बालू से रिएक्शन करता है। जो सैंड आपने डाला है वही सैंड हमारा होता है, वही बालू होता है। इसी सैंड से रिएक्शन करके FeSiO3 स्लैग बना लेता है। स्लैग बना के ये बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अशुद्धि हमारा हल्का हो जाता है, ये अलग होने लगता है। और फिर हमारे पास जो CO2S बच जाता है, क्योंकि आप ही देखिए एक लाइन यहाँ पे देखिए, FeS और CO2S आपके पास दोनों है।
तो एफईएस का तो सत्यानाश हो रहा है, इसको तो हम अलग कर रहे हैं। कैसे? इसको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में इसको गरमाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में बालू मिला रहे हैं, तो ये अलग हो रहे हैं। एफईएस हमारा बच जाएगा कौन? CO2S। एफईएस और CO2S हमारे पास दोनों है। तो एफईएस सबसे पहले O2 से रिएक्शन करके FeO और SO2 बनाया। जो FeO है वो SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 बनाया, स्लैग बना के अलग हो गया, पिघला हुआ अशुद्धि बना के अलग हो गया। तो बताइए एफईएस तो हमारा FeSiO3 पर चला गया, लेकिन हमारा CO2S अभी भी बर्तन में बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ CO2S है, वो बचा हुआ CO2S क्या करता है? O2 से रिएक्शन करके CO2O बनाता है और साथ में SO2 बना के निकल जाता है। तो कॉपर से सल्फर अभी जुड़ा होता तो सल्फर का SO2 गैस बना के बाहर निकल गया, तो हमारे पास बच गया CO2O। अब देखिए कॉपर के साथ सल्फर नामक अशुद्धि है। अब क्या हुआ दिक्कत कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन नामक अशुद्धि आ गया, मतलब सल्फर हटा ऑक्सीजन सटा, सल्फर हटा के ऑक्सीजन सट गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब देखिए एक लाइन यहां पे अगर देखिएगा तो जो CO2 यहाँ पे है, CO2 यहाँ पे आया और जो कुछ CO2S बर्तन में बचा हुआ वो CO2S का कुछ मात्रा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2O बना लिया। जो CO2O बना वहां से उसको मैंने यहां लिख दिया, और जो बर्तन में बचा हुआ CO2S है वो बचा हुआ CO2S यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और ये दोनों सेल्फ रिडक्शन करते हैं, आपस में रिडक्शन करते हैं, ऑटो रिडक्शन करते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो +1 से कॉपर यहाँ पे 0 में जा रहा है, कॉपर +1 से 0 में जाता है। तो होता क्या है कि ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के SO2 बना के बाहर निकल गया, और हमारा ये अकेला कॉपर बच जाता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन इसके सल्फर के साथ भाग गया। यहाँ का सल्फर, यहाँ का ऑक्सीजन, इस कॉपर के साथ अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन है और इस कॉपर के साथ अशुद्धि के रूप में सल्फर है। ये दोनों अशुद्धि आपस में जुड़ गया, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर आपस में जुड़ गया, और जुड़ने के बाद SO2 बना के बाहर निकल गया, और जो कॉपर है वो कॉपर हमारा बर्तन में बच जाता है पिघला अवस्था में। कॉपर हमारा पिघला अवस्था में बर्तन में बच जाता है। अब देखिए जो ऑब्टेन्ड कॉपर होता है, जो प्राप्त कॉपर होता है, वही जाना जाता है किस नाम से? ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। जो ब्लिस्टर कॉपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब SO2 निकलते रहता है ना, तो कॉपर के ऊपर में फफोला पड़ जाता है, तो इसलिए इसे फफोलेदार कॉपर बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर, जिसकी की 98% प्योरिटी लगभग होती है। लेकिन अगर आपको प्राप्त करना है कि नहीं मेरे को एकदम एग्जैक्टली शुद्ध कॉपर बना के दीजिए, शुद्ध कॉपर हमें दीजिए, तो शुद्ध कॉपर बनाने के लिए इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। फाइनली यानी अंत में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अंत में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप जानते होंगे इलेक्ट्रोलाइटिस के जरिए होते हैं। कैसे? एक बर्तन लिए जाते हैं, उसमें एक एनोड लिया जाता है, एक कैथोड लिया जाता है। अब देखिए एनोड जो होता है वो इम्प्योर होता है, इम्प्योर कॉपर का रॉड होता है, और ये कैथोड जो होता है ये प्योर कॉपर का रॉड होता है, प्योर कॉपर का रॉड होता है। और इसमें क्या कार्य होता है? तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसमें H2SO4 और CuSO4 का सॉल्यूशन डाल देते हैं, CuSO4 और H2SO4, मतलब इसमें CuSO4 यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4 और H2SO4, CuSO4 और H2SO4 का इसमें सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, बैटरा से जोड़ा जाता है, तो इस एनोड का जो प्यूरिटी है, क्योंकि ये इम्प्योर कॉपर है मतलब अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध कॉपर का मतलब इसमें शुद्धि के साथ अशुद्धि दोनों होगा, लेकिन ये जो कैथोड लिया गया है ये कैथोड पूरा का पूरा प्योर होता है, पूरा का पूरा शुद्ध होता है, इसमें कोई अशुद्धि नामक चीज नहीं होता है। तो यहां से अशुद्धि क्या होता है? झरझर के नीचे आ जाता है, अशुद्धि झरझर के नीचे आ जाता है। तो एनोड के नीचे में जो कचरा जमा हो जाता है ना, उसका नाम रखते हैं हम लोग एनोड मड। लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए वही लाइन लिखा है मैंने, लाइन लिखा है क्या चीज? इम्प्योरिटी डिपोजिटेड बिलो एनोड। एनोड के नीचे में जो अशुद्धि जमा होता है इज नोन एज, वही जाने जाता है एनोड मड के नाम से, उसी को हम लोग एनोड मड कहते हैं। तो इम्प्योरिटी के एनोड के नीचे में जो अशुद्धि जमा होगा उसका नाम होगा एनोड मड, और यहाँ पे इसका जो तमाम शुद्धि वाला पार्ट होगा कॉपर का वो एनोड से किधर चला जाएगा? कैथोड की ओर। तो धीरे धीरे यहाँ कॉपर का रॉड जो है ना वो मोटा से पतला होता जाएगा, क्योंकि अशुद्धि झड़ गया नीचे और इसका शुद्धि चला गया एनोड से कैथोड की ओर, तो धीरे धीरे ये रॉड पतला होता जाएगा और ये रॉड मोटा हो जाएगा। और सारा का सारा इस कॉपर का जो शुद्धि वाला पार्ट है वो शुद्धि वाला पार्ट एनोड से कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, तो कैथोड हमारा मोटा हो जाएगा, अंत में तमाम कॉपर, शुद्ध कॉपर यहाँ पे आके जमा हो जाएगा कैथोड वाले पे। तो इस तरह से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। एक लाइन इसको पहले हटाते हैं।
देखिए लाइन क्या है, एनोड पे लिया जाता है इम्प्योर कॉपर का, इम्प्योर अशुद्ध कॉपर का, कैथोड लिया जाता है प्योर कॉपर का। तो प्योर वाला पार्ट जो है ना, प्योर वाला शुद्धि वाला पार्ट है कॉपर का, वो एनोड से किधर जाएगा, कैथोड की ओर, क्योंकि अशुद्ध है, अशुद्ध में शुद्ध और अशुद्धि दोनों होगा। तो उसका जो शुद्धि वाला पार्ट है ना, वो एनोड से कैथोड की ओर चला जाता है। तो सारा का सारा शुद्ध कॉपर जमा होता है कहां पे, कैथोड के रॉड पे। तो प्योर कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, जितने भी शुद्ध कॉपर होते हैं वो कैथोड पे डिपोजिट होता है, और तमाम इंप्योरिटी एनोड के नीचे जमा होता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं एनोड वन। और उस बर्तन में जो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, वो सॉल्यूशन के रूप में आप CuSO4 और H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कॉपर की पूरी मेटलर्जी होती है। तो मेरे विचार से आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए, ये सबसे पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाइए दूसरा पेज, इसके बाद आ जाइए तीसरा पेज, इसके बाद आ जाइए चौथा पेज, इसके बाद पांचवा पेज, इसके बाद छठा पेज, इसके बाद सातवां पेज, इसके बाद आठवां पेज। ये आपका कॉपर का मेटलर्जी हो गया।